हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जो क्वेश्चन था इसको हमने सोल्व किया था, और इससे पहले अभी तक टोटल 3 सेशन हो चुके हैं, जिनमें से 2 सेशंस लाइव हुए हैं और इससे पहले जो सेशन हुआ था वो रिकॉर्डेड है। ठीक है। अब जो आपको जो सेशंस मिलेंगे वो रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, जिसमें मैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए टेक्निकल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आरआरबी जेई के पैटर्न पर रहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो 200 प्लस J40 है, करंट 30 माइनस J10 है। आपको बताना है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर कितनी होगी। व्हाट इज द एक्टिव एंड व्हाट इज द रिएक्टिव पावर, बताइए। व्हाट इज द एक्टिव, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर। ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों ही आपको रेक्टेंगुलर सिस्टम में दे रखा है। ठीक है। दैट मीन्स ये जो वोल्टेज और करंट है ये एक एसी सिग्नल है, एसी वैल्यू है, इसीलिए। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी आपको V और I पोलर में दे या रेक्टेंगुलर में दे, तो जैसे कि यहां पर हमें V दे रखा है 200 प्लस J40। ठीक है। करंट हमें दे रखा है 30 माइनस J10। ठीक है। तो ये क्वांटिटी एक फेजर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, फेजर फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, बट ये एक फेजर क्वांटिटी है। ठीक है। जब भी फेजर क्वांटिटी होती है और अगर हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर निकालना है, देन एस इज इक्वल टू वी आई। देखो इस तरीके से तो निकलेगी अपेरेंट पावर। अगर हमें एक्टिव और रिएक्टिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों की फेजर वैल्यू लेंगे, जिसमें से करंट का कॉन्जुगेट कर देंगे, तो यहां से हमें मिलेगी कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पावर में अगर वी अगर हम रखें तो यहाँ पे कितना है 200 प्लस J40, और अगर आई रखोगे तो 30 माइनस J10 का कॉन्जुगेट। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, P प्लस जे क्यू के। मतलब जो इसका रियल पार्ट होगा वो एक्टिव पावर होगी, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, बताइए। तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 6000। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 प्लस का वैल्यू हो जाएगी, और दिस विल बी 400। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो जे 1200, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं सो इट विल 1 मिनट। इसको पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, वी गेट 6। यहाँ पर जे आएगा ना, यहाँ पर जे आएगा। अगर 200 को अगर हम, 1 मिनट 1 मिनट, ये तो हो गया 6000, फिर 200 को इससे कर लो तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का जे 2000, फिर इसको इससे करो जे 1200। ठीक है। फिर इसको इससे करो तो कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 तो प्लस का 400। ठीक है। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू ये माइनस की है। करिए, देखिए रियल पार्ट कितना आ रहा है। रियल पार्ट आ रहा है हमारा 6400। इमेजनरी पार्ट कितना आ रहा है, माइनस का जे 800। ये होगा आंसर।
माइनस का जे 800। क्या ये होगा आंसर? अब देखो, ये जो हमने फाइनली आंसर निकाला है तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव वाली टर्म है तो ऑप्शन नंबर ए। बट अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं सॉल्व किया था, ठीक है? इसका जो कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट हमें गलत मिलेगा। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट ही इसलिए लेके आए थे क्योंकि कॉन्जुगेट करने से, विदाउट कॉन्जुगेट हमें गलत पावर मिल रही थी, इसीलिए हम इस करंट के कंपोनेंट का क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। बात समझ में आई? तो अब अपने को यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई जिस वजह से अपने 200 प्लस J40 30 प्लस J10 इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब अगर आप करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6000, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 400, दैट मीन्स 6400, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे J1200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे J1200 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2000, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का J3200। ठीक है, J वाली टर्म अगर प्लस की आ रही है तो क्या होगा, इंडक्टिव, इंडक्टिव होगा ना। और एक मिनट, ये हो गया हमारा 6000, और अगर हम इसको इससे करेंगे तो रिएक्टिव टर्म, इसको अगर इससे करेंगे तो भी इमेजिनरी टर्म, लेकिन अगर इसको इससे करेंगे तो हमें जो रियल टर्म मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि जे स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस का 1200। ठीक है ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, और जब अपने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 जे का, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से, एक मिनट, 6000 माइनस का 400 और प्लस का J3200। ठीक है, सोल्व कर लेना, दैट विल बी 5600 प्लस का J3200। ठीक है, जे की टर्म पॉजिटिव है तो इसीलिए इंडक्टिव होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? भाई 200 को 30 से करोगे तो 6000, फिर J40 को J10 से करोगे तो माइनस का 400, क्योंकि J स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो वही माइनस का 400। फिर इसको इससे करोगे तो कितना आएगा J1200, फिर इसको इससे करोगे तो कितना आएगा J2000, 2000 में 1200 ऐड करोगे यू विल गेट 3200। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें एक लिस्ट दे रखी है, यहां पर एक लिस्ट दे रखी है, आपको मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बताइए क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर?
तो सीरीज जनरेटर बताओ किसके लिए काम आएगा, आर्क वेल्डिंग के लिए, बूस्टर के लिए, या जनरल लाइटिंग के लिए, बताइए। सीरीज जनरेटर, देखो सीरीज जनरेटर बताओ किसके लिए काम आता है, बूस्टर में, वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड किसके लिए आता है, आर्क वेल्डिंग। और शंट जनरेटर बताओ किसके लिए आता है, जनरल लाइटिंग, ठीक है। या आप बोल सकते हो बैटरी की चार्ज करने में भी काम आता है। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन गए यहां से। हमें शंट सीरीज जनरेटर की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ सकता है अलग से, शंट जनरेटर की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशियल कंपाउंड के एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। तो जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमें हमारी कवर होती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन के बेस्ड, एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, करिए। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बताइए। अगर स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में क्वेश्चन का सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। बताइए, ये 2 और 2 फरेड आपस में पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 4 फरेड, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्शन होगा वो सीरीज की तरह जुड़ेगा, ठीक है। फिर इस 2 के साथ ये 2 किस में है, पैरेलल में आ जाएगा ना। तो अगर आप इसको कनेक्ट, इनको कनेक्ट करोगे तो ये भी जुड़ जाएंगे, दैट इज 6 फरेड। सॉरी, इसके साथ ये नहीं, ये तो हो गया था, इस 4 फरेड के साथ ये वाला 4 फरेड, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दैट इज 8 फरेड, ठीक बात। अब इस 8 फरेड के साथ ये 8 फरेड किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आ गया तो पैरेलल की तरह जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, हाफ। 8 फरेड 8 फरेड का कितना हो जाएगा, 4 फरेड, ठीक है। अब 2 फरेड के साथ 2 फरेड और उसके बाद में यहां पर कितना है, 4 फरेड। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये दोनों पैरेलल में हैं तो कितना आ जाएगा, 6 फरेड। फिर 2 और 6 किस में आ जाएगा, सीरीज में, तो इनको पैरेलल की तरह ट्रीट करना है। तो सी ए बी कितना आएगा, 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6, दैट इज 12 बाय 8, जो कि कितना हो जाएगा, 3 बाई 2, यानी कि 1.5 फरेड हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपसे सी इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट पूछता है। कई बार वो कनेक्शन स्टार में होता है, सम टाइम कनेक्शन डेल्टा में होता है, ठीक है। इस तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंडक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन इसके बाद में आएगा, ठीक है, जस्ट इसके बाद में नहीं है, लेकिन मेरे क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
तो फेजर डायग्राम से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि मतलब आपसे कुछ वैल्यू निकलवा रहा है, बहुत बड़ा सा फेजर डायग्राम आपको बनाना पड़ रहा है। फेजर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, आपको बस एक ओवरऑल फेजर डायग्राम पता होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए बस। उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको एक फेजर डायग्राम दे रखा है, इसमें I1 पूछा है, ये I1 कहाँ है, ये रहा। अब देखो यहां पर I1 के साथ N1 मल्टीप्लाई है, ये I0 के साथ N1 मल्टीप्लाई है, I1 के साथ N1 I1 डैश के साथ N1 मल्टीप्लाई है। तो जब भी अपने करंट के साथ टर्न को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है क्या, MMF। ठीक है, फेज किसका होता है, फेजर डायग्राम बन रहा है ना, फेजर डायग्राम बन रहा है तो फेज किसका होता है, फेज तो करंट का ही होता है, टर्न तो सिर्फ एक नंबर होता है। तो अगर यहां पर N1 दे रखा है तो ये तो सिर्फ एक नंबर है जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके एक MMF को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज फेज किसका है, फेज तो करंट का ही है। तो करंट में अगर फेज होगा तो MF में भी फेज हो जाएगा, क्योंकि करंट को मल्टीप्लाई अपने टर्न से करेंगे तो वो भी फेज हो जाएगा। तो यहां पर I1 का पूछा है, I1 फेजर सम बताओ किसका होगा, I1 फेजर सम किसका होगा, बताइए। I1 फेजर सम किसका होगा, तो आप चाहे तो N1 हटा दो, सिंपल ये I0 है, दिस इज I1 डैश, ये I0 है, ये I1 डैश है। इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है। तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश, सबके ऊपर बार लगा दो बिकॉज दीज आर फेजर क्वांटिटी। तो जोड़ते कैसे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ का जो डायगोनल होगा वो हमें देगा I1। ठीक है, दैट इज I1। ठीक है, तो I1 आपसे पूछा है, I1 फेजर सम बताओ किसका होगा, I1 फेजर सम होगा इसका और इसका। ठीक है, और अगर वो आपसे I1 नहीं पूछता, अदरवाइज देखो ऐसे भी तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि N1 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो I1 N1 इज इक्वल टू I0 N1 प्लस I1 डैश N1। तो N1 तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, तो I1 डैश, I1 बताओ किसका फेजर सम हुआ, I1 डैश और I0 का, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि N1 क्यों आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर है 50 हर्ट्ज का, देन इट्स रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी, रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आउटपुट में फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है कितनी होगी, बताइए। ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है,
फुल वेव रेक्टिफायर पूरी की पूरी वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करता है। अगर इनपुट साइकिल अगर ये है, तो जब ये रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करने के बाद में नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो इस तरीके से देगा। ठीक है, तो अगर टी टाइम के अंदर, टी टाइम में अपने को कितनी पल्स मिली, यहां पे दो पल्स मिली ना, 1 एंड 2। एन इज द नंबर ऑफ पल्स। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या कितना होता है, नंबर ऑफ पल्स मल्टीप्लाइड बाय इनपुट फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर दो पल्स मिल रही हैं तो 2 इंटू 50 कर देंगे, दैट विल बी 100 हर्ट्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्स। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो एक ही पल्स होती, तो इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती, रिपल फ्रीक्वेंसी होती। ठीक है, अगर 3 पल्स कन्वर्टर होता तो 3 गुना हो जाती, 6 पल्स कन्वर्टर होता तो 6 गुना हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको एक टावर दे रखा है और पूछा है कि इस टावर के अंदर, ये जो टावर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल सर्किट, 2 ग्राउंड वायर, 2 बंडल्ड कंडक्टर, 2 ग्राउंड वायर, सिंगल एंड बंडल्ड सर्किट टावर विद 1 ग्राउंड वायर, या एचवीडीसी बाइपोलर टावर है। टावर को देखकर बताना है आपको। टावर को देखकर बताना है आपको। बताइए। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। दीज आर सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर 3 है, तो मतलब हमारे पास 3 कंडक्टर्स होंगे। ये एक इससे जाता हुआ टच करता हुआ जाएगा, एक इससे टच करता हुआ जाएगा, एक इसको पकड़ता हुआ जाएगा। तो 3 कंडक्टर हैं। तो 3 कंडक्टर को अपने एक ही सर्किट बोलेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब अपने पावर भेजते हैं वो हमेशा किस में होता है, जब अपने पावर भेज रहे होते हैं तो वो पावर हमेशा 3 फेज ही होती है। और अगर हम 3 फेज में 3 कंडक्टर भेज रहे हैं तो उसको एक ही सर्किट बोलेंगे। और ऊपर जो ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये सबसे टॉप पर जो वायर होती है उसको अपने ग्राउंड वायर बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड वायर बोलो चाहे अर्थ वायर बोलो, इसको बोलते हैं। तो 2 तो इसमें अर्थ वायर हैं और 3 कंडक्टर हैं, मतलब एक ही 3 फेज पावर अपने भेज रहे हैं, मतलब सिंगल सर्किट है। तो ये हो जाएगा सिंगल सर्किट 2 ग्राउंड वायर। बात समझ में आई। अगर 2 बंडल्ड होता तो एक ही फेज में 2 कंडक्टर यूज होते, तब टू बंडल्ड हो जाता। तब अपने बंडलिंग करके भेजते, इसके अंदर बीच में स्पेसर लगा हुआ होता जो डिस्टेंस मेंटेन करता रहता। तब फिर हमारा आंसर ये हो जाता, सिंगल एंड डबल सर्किट टावर विद 1 ग्राउंड वायर या एचवीडीसी बाइपोलर। ठीक है, अब इसमें टाइम लगेगा बनाने में, तो बस आप देख लो बंडलिंग में इस तरीके से हो जाता है। और डबल सर्किट के अंदर बताऊं क्या होता है, 3 इस तरफ नहीं होते, आर वाई बी, एक सर्किट इधर होता है, एक सर्किट इधर होता है, एक सर्किट इधर होता है, एक सर्किट इधर होता है। देख लो,
अब इसको बोलते हैं डबल सर्किट। ऊपर तो ग्राउंड वायर हो गया, इधर से ये एक सर्किट आर वाई बी का, इधर से दूसरा सर्किट आर वाई बी का, ये हो जाएगा डबल सर्किट सिंगल ग्राउंड वायर टावर, सिंगल ग्राउंड वायर टावर। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पावर सिस्टम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, एक थ्री फेज अल्टरनेटर आपको बोला है कि अगर उसके एक्साइटेशन को क्या किया जाए, अल्टर किया जाए। ठीक है, इफ द एक्साइटेशन ऑफ थ्री फेज अल्टर ऑपरेटिंग ऑन इनफाइनाइट बस इज चेंज, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर बदलेगा, अल्टर होगा, कौन से पैरामीटर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे बोला है, बताइए। कौन से पैरामीटर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। Which parameter will affect after we change the excitation? अगर अपने एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो बताइए। रिएक्टिव पावर, टर्मिनल वोल्टेज, एक्टिव पावर या फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी। बताइए। देखो, ये इनफाइनाइट बस बार के साथ अल्टरनेटर हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट बस बार के साथ अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है या जनरेटर कनेक्टेड होता है, तब ऐसे में अपने दो चीज कांस्टेंट रखते हैं, एक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। तभी इनफाइनाइट बस से कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है, वी और एफ। ठीक है ना, पैरेललिंग के लिए, क्योंकि बस से कनेक्शन हो रहा है तो एक तरीके से क्या पैरेलल ही हो रहा है ऑपरेशन। तो अगर वी और एफ से को अगर अपने कांस्टेंट रखते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। एक ग्रिड भी दूसरे ग्रिड के साथ तभी जुड़ता है जब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, अदरवाइज आप फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेंगी तो भी मिसमैच होने पर ग्रिड आपस में कनेक्ट जुड़ नहीं पाते। ठीक है ना, तो अलग अलग अगर ग्रिड है तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करके ही आप उन दोनों ग्रिड को आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका जो एक्साइटेशन है ना, अगर उसको अपने चेंज करें, देखो एक्साइटेशन बदलने का मतलब होता है ये फील्ड वाइंडिंग का करंट, इसी को ही एक्साइटेशन कहते हैं। अगर आप फील्ड वाइंडिंग के करंट को चेंज करोगे, यानी कि एक्साइटेशन को अगर आप चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, ईएफ चेंज होगा। तो ईएफ के चेंज होने से क्या होता है, ईएफ के चेंज होने से क्या होता है, जो रिएक्टिव पावर होती है दैट इज वीटी बाय एक्सेस, ईएफ माइनस वीटी
कोस डेल्टा, ई एफ माइनस वी टी कोस डेल्टा। ये होती है रिएक्टिव पावर। अगर आपने फील्ड वाइंडिंग के करंट को बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ेगा फील्ड वाइंडिंग का, ईएफ बढ़ेगा फील्ड वाइंडिंग का, ईएफ बढ़ेगा। और अगर इस ईएफ की वैल्यू ज़्यादा आ गई वी टी कोस डेल्टा से तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा और पावर फैक्टर हो जाएगा लैगिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के करंट को बढ़ाने को अपने बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन। फील्ड वाइंडिंग के करंट को एक नॉर्मल वैल्यू पे रखोगे, इतना रखो कि ये दोनों बराबर हो जाएं, थोड़ा सा कम करोगे या आपने बहुत ही कम कर दें तो फ्लक्स भी बहुत कम हो जाएगा, ईएफ भी बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर इस ईएफ की वैल्यू कम आ गई किससे, वी टी कोस डेल्टा से, तो क्यू हो जाएगा नेगेटिव। क्यू नेगेटिव का मतलब अब ये रिएक्टिव पावर देगा नहीं, लेगा। ठीक है, और इसका पावर अगर लेगा रिएक्टिव पावर लैगिंग तो देगा कौन सा, लीडिंग, तो पावर फैक्टर हो जाएगा लीडिंग। तो इसका मतलब एक्साइटेशन को चेंज करने से ईएफ बदलता है और इस ईएफ को चेंज करने से जो रिएक्टिव पावर है मशीन की वो चेंज होती है। रिएक्टिव पावर के चेंज होने से फिर पावर फैक्टर भी चेंज होगा। बात समझ में आई? अब फिर आप ये भी बोल सकते हो, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, सर पावर जो होता है वो तो वीटी सॉरी ईएफ वीटी बाय एक्सएस साइन डेल्टा ये होता है। तो अगर आप बोल रहे हो इस हिसाब से कि एक्साइटेशन को चेंज करने से ईएफ बदल रहा है, तो ईएफ अगर यहां पे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, तो यहां से भी तो आपके दिमाग में ये वाली बात आ सकती है। बट होता बताऊं क्या है, क्या वीटी कांस्टेंट रहेगा? टर्मिनल वोल्टेज कभी नहीं चेंज होती, इसको हम फिक्स पैरामीटर मानते हैं। एक्सेस चेंज होगा, एक्सेस भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसके ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जिस अल्टरनेटर हमारा जो जिस लोड से कनेक्ट होता है दैट इज वी आई कोस फाई, ये लोड फिक्स होता है। अगर लोड कंटिन्यूसली बदलेगा तब ये चीज इफेक्ट करती है। लोड जनरली एक फिक्स लोड पर वो चलता रहता है। आपको याद है जब मैंने आपको लोड करो बताया था तो वहां पे मैंने आपको बेस लोड बताया था, और बेस लोड मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे बेस लोड प्लांट्स होते हैं उनको अपने हमेशा एक फिक्स लोड पर ही चलाते हैं, चाहे वैसे लोड कितना भी बदलता रहे। हम उसको अगर एक फिक्स लोड पे चलाएंगे तो ये सब वैल्यूज ना फिक्स होती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वोल्टेज, इसमें भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए ईएफ साइन डेल्टा ये अपने कांस्टेंट रखते हैं, ये बदलते नहीं है, ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब आप एक्टिव पावर को बना सकते हो किससे, अगर आप क्या चेंज करो, टरबाइन इनपुट चेंज करो। अगर आप स्पीड बढ़ा दो, ज़्यादा स्टीम इनपुट करो, मतलब टरबाइन या स्टीम इनपुट्स को अगर आप बदलते हो तब ये इफेक्ट करती है। क्योंकि एक्चुअली में जो आप पावर दे रहे हो वो मैकेनिकल पावर होती है। मैकेनिकल पावर मैकेनिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है कि कितना स्टीम दे रहे हो, कितना टरबाइन में टॉर्क बन रहा है, वो पावर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये है ईएफ वीटी बाय एक्सेस साइन डेल्टा। फिर ये पावर जब लोड को मिलेगी उसका ये, आप चाहे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि ये 3 फेज होता है। ठीक है, दोनों तरफ आएगा तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये मत सोच लेना कि भाई इसको बढ़ाने से जो ये वाला पैरामीटर है वो इफेक्ट होता है। फिर दिमाग में फिर ये वाली भी बात आ सकती है कि सर ईएफ आप चेंज कर रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा, ये कैसे, मतलब
देखो मैंने बोला कि ईएफ ईएफ अगर चेंज होता है ना, जैसे कि अगर अपने ओवर एक्साइट करते हैं, अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू घट जाती है। खाली इसमें मतलब जब आप ईएफ को बढ़ाते हो तो ये वैल्यू डेल्टा कम हो जाता है, इसका प्रोडक्ट सेम रहता है, इसीलिए जो एक्टिव पावर है ये नहीं होगा आंसर। देखो आप अगर इस आईएफ को बढ़ाओगे तो ईएफ बढ़ेगा, आईएफ को कम करोगे, एक्साइटेशन को कम करोगे तो ईएफ घटेगा। बात समझ में आई? लेकिन एक्टिव पावर खाली ईएफ अगर बढ़ेगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमेशा, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो यहां पर इनफाइनाइट बस बार के साथ एक बहुत अच्छा वाला एक फेजर डायग्राम बनता है, वो बनाने का तो समय नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट सेम रहता है कि अगर आप इसको बढ़ाते हो तो इधर ये बढ़ता है तो डेल्टा भी कम हो जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए अरे एक मिनट एक मिनट, यहां पे ना एक चीज आप करेक्ट कर लेना, यहां पर एक चीज करेक्ट कर लेना आप, अभी 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 ध्यान आया मुझे। ये ईएफ कोस डेल्टा माइनस वीटी होता है, ठीक है, ये कर देना। तो यहां पर ईएफ कोस डेल्टा वीटी से अगर ज़्यादा हो जाएगा, ईएफ कोस डेल्टा अगर वीटी से कम हो जाएगा। अब देखो बात समझ में आई ना? देखो ईएफ बढ़ता है तो डेल्टा कम हो जाता है, ईएफ बढ़ता है तो डेल्टा कम हो जाता है, डेल्टा कम होता है तो साइन डेल्टा कम होता है, लेकिन जब डेल्टा कम होता है तो कोस डेल्टा बढ़ता है। तो ईएफ के कम होने से ये वाली टर्म तो बढ़ेगी, लेकिन ईएफ के ज्यादा होने से ये वाली टर्म तो बढ़ेगी, लेकिन ईएफ के ज्यादा होने से ये वाली टर्म नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जितना बढ़ेगा ये उतना घट भी जाएगा, ये प्रोडक्ट बराबर रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसीलिए आप एक्साइटेशन को चेंज करोगे तो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बताइए।
एक्साइटेशन करंट देखिए, अगर मैं एक दिस इज R1 JX1 RC JXC XM, दिस इज R2, दिस इज JX2। ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल में सिर्फ जो इतना पोर्शन है, ओनली दिस पार्ट, यही आइडियल है। इसको आप आइडियल पोर्शन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मॉडल है। तो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के सर्किट में क्या आइडियल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट होता है? होता है। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट है, बाकी सारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट है। सबको अगर इंक्लूड कर दोगे, पहले वो बोल रहा है कि एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर इज वेरी लेस। एक्साइटेशन करंट बताओ कौन सा होता है? ये वाला करंट IM, जो क्या बनाता है? फ्लक्स बनाता है। देखिए, फ्लक्स जो होता है दैट इज MF अपॉन रिलक्टेंस, दैट इज N इंटू IM अपॉन रिलक्टेंस। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर है ना, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर, उसका रिलक्टेंस जो है वो जीरो होता है। जीरो मतलब जीरो को अप्रोच करता है, बहुत ही कम। आइडियल होंगे तो जीरो ही बोलेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट जीरो नहीं, मतलब बहुत ही कम जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर फिर तो फ्लक्स इनफाइनाइट हो गया। नहीं, ट्रांसफार्मर के अंदर V/F रेशियो अपने फिक्स रखते हैं, इसलिए एक फिक्स वैल्यू आती है फ्लक्स की। ये पार्ट होता है कांस्टेंट। तो अगर बताओ रिलक्टेंस अगर 0.000001 है, तो बताओ ये भी वैल्यू इतनी हो, लगभग इतनी ही कम हो, तभी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी। तो ये भी किसको अप्रोच करता है? जीरो को, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट बताओ किसको अप्रोच करता है एक आइडियल ट्रांसफार्मर में? जीरो को, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट बोलो या MF बोलो, वो जीरो को अप्रोच करता है। मतलब ना मात्र करंट चाहिए होती है फ्लक्स बनाने के लिए, क्योंकि रिलक्टेंस बहुत कम है इसीलिए। तो एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर इज वेरी लेस। सही स्टेटमेंट हुआ। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वेरी लेस। अच्छा, वेरी लेस बोला है, क्या वेरी लेस होगा? वेरी लेस बोल दिया, बताओ क्या ये वेरी लेस होना चाहिए? आप बताओ क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये सर्किट चाहिए ना, तो ये होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर मुझे ये वाला सर्किट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जरा देखिए, ये देखिए, अगर आपको सिर्फ ये वाला सर्किट चाहिए तो R1 R2 X1 X2 को जीरो कर दो, इक्वल टू, अप्रोच भी नहीं, इक्वल टू जीरो। तो ये सारी लाइन गई। I नोट को जीरो कर दो, तो IM भी क्या होगा? जीरो होगा। IC भी क्या होगा? जीरो होगा। ना तो कोर लॉस होगा, ना कोर लॉस वाली करंट जाएगी, ना मैग्नेटाइजिंग करंट जाएगी। अब कोर लॉस करंट जीरो कब हो सकती है?
कोर में करंट जीरो कब हो सकती है? जब कोर का रेसिस्टेंस बताओ कितना हो, इनफाइनाइट हो। जब कोर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो, मतलब कोर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो ही ना, खाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कम करने के लिए तो अपने उसमें सिलिका ऐड करते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वेरी लेस नहीं होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की अपने बात करें। बताइए। क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली वेरी लेस पे बच्चे टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस कम होना चाहिए, कम क्या होना ही नहीं चाहिए, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होनी चाहिए, x1 या x2 ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज जीरो। परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज x R इक्वलेंट PU cos फाई प्लस या माइनस x इक्वलेंट PU साइन फाई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब ये दोनों ही नहीं है, जब आइडियल में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन जीरो नहीं आएगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही हुआ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ। परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इज इन्फिनिटी। मैंने अभी आपको बोला था कि रिलक्टेंस जीरो को अप्रोच करता है, तो अगर रिलक्टेंस R इज इक्वल टू L बाय म्यू ए होता है ना, तो रिलक्टेंस जीरो को कब अप्रोच करेगा? ये जीरो को कब अप्रोच करेगा? जब परमिएबिलिटी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो ये तो बात सही है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बताइए, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो फिर अपने आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कोर टाइप का पावर ट्रांसफार्मर का, वो हाई वोल्टेज साइड को प्लेस करते हैं अपने लो वोल्टेज साइड पर, ईच लिंब पर। दूसरे में स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज़ सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लो केवीए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, ये दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, बताइए। आपसे कोर टाइप से रिलेटेड पूछा हुआ है, कोर टाइप।
को टाइप का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। ये को टाइप है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है को टाइप पावर ट्रांसफार्मर की, हाई वोल्टेज इज प्लेस्ड अराउंड लो वोल्टेज वाइंडिंग इन ईच लिम्ब, कि मतलब पहले लो वोल्टेज रखते हैं फिर हाई वोल्टेज रखते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है कि भाई पहले लो रखेंगे फिर हाई रखेंगे? देखो पहले लो वोल्टेज, जो ये ग्रीन वाला है ना, दैट इज एलवी, लो वोल्टेज वाइंडिंग है ये। लेकिन इस लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखने से पहले एक इंसुलेशन की लेयर होती है जो अपने यहां पे लगाते हैं। ये इंसुलेशन किसका होता है? लो वोल्टेज का होता है, एलवी इंसुलेशन। अब लो वोल्टेज का इंसुलेशन चीप होगा तो पहले लो वोल्टेज का इंसुलेशन फिर लो वोल्टेज की वाइंडिंग। अब सपोज 100 टर्न है हमारे पास, सपोज 100 टर्न है, तो 100 के 100 टर्न एक साइड नहीं लगाते। सपोज ये वाली वाइंडिंग इसके हमारे पास 1000 टर्न है, तो 1000 टर्न है तो 500 टर्न होंगे इधर, 500 टर्न इधर यूज करेंगे, ठीक है, और 500 टर्न ही इधर इधर आएंगे। आधे आधे टर्न वो यूज करता है। बात समझ में आई? एक मिनट, ये गायब कैसे हो गया? हाँ ठीक है। अब 500 इधर 500 इधर, ये गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1000 है तो 500 इधर 500 इधर, ठीक है। उसके ऊपर फिर कौन सी वाइंडिंग आ जाएगी हमारी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग से पहले हाई वोल्टेज एक इंसुलेशन होगा, इसके ऊपर एक इंसुलेशन की एक लेयर लगेगी यहाँ पे। ये हाई वोल्टेज इंसुलेशन होगा। हाई वोल्टेज इंसुलेशन के ऊपर फिर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जो ये रेड कलर की आप देख रहे हो, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। आई बात समझ में?
दैट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो बात सही बोली है, अगर अपने पहले हाई वोल्टेज रखेंगे ना तो हाई वोल्टेज का इंसुलेशन पहले भी लगाना पड़ेगा, बाद में भी लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले अगर लो वोल्टेज रखते हैं तो अंदर लो वोल्टेज इंसुलेशन, उसके ऊपर हाई वोल्टेज इंसुलेशन, जो कि महंगा होगा, तो यहां से हमारा कॉस्ट भी कम होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इट इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लो केवीए। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये हाई केवीए के लिए होता है, ना कि लो केवीए के लिए होता है। इट इज सुटेबल फॉर हाई केवीए, नॉट द लो केवीए। समझ में आया नहीं आया, बताइए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखो, आज हमने जितने भी ये क्वेश्चंस किए हैं ना, इन सब में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला जो क्वेश्चन था आइडियल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, तो आपको बस ये जो पार्ट है ना, यही आइडियल होता है, बाकी सबको हटाना होता है। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा सोचोगे तो अपने आप ही आइडियल ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, चाहे फिर ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि 26 फरवरी, दैट मीन्स आज 60% ऑफ का जो प्लस ऑफर है वो आज रहेगा। मतलब 60% ऑफ का डिस्काउंट आपको मिलेगा 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो आप परचेज करते हो तो आपको एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, जितने भी एजी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपके होते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यूजिंग द कोड टेस्ला10, इस कोड को आप यूज़ करना, 60% ऑफ रहेगा। जो सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पावर सिस्टम चल रहा है, दो जगह पे पावर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल साइंस, तो एक ही सब्जेक्ट्स आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के मिलेंगे। तो जिस एजुकेटर के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है आप उस एजुकेटर की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पावर सिस्टम परवीन सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके पास एक चॉइस रहती है। ठीक है, ना कि एक ही सब्जेक्ट्स के लिए एक एजुकेटर है तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन ना हो, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो आज आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्लस पर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, प्लस पर एजेंट फीचर रहते हैं, क्लास में आप हमसे बात कर सकते हो। और भी ये जो फीचर्स हैं आपको प्लस पे मिलते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पवन चंदानी सर, इस पर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ सर्च करना है टेलीग्राम पे पवन चंदानी सर, स्पेलिंग यहाँ पे मैंशनड है। ठीक है, सिर्फ स्मॉल लेटर्स के अंदर सीधा लिखोगे तो बस उस पर आपको, उस चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो हर क्लास की लिंक के साथ में पीडीएफ उसका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाकी के जो सेशंस होंगे वो अपने आज या कल रिकॉर्डेड सेशंस ही रहेंगे। ठीक है, और आप मुझे बताना कि ये सीरीज में जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उस डाउट को डिस्कस करूँगा। चलिए, थैंक यू।